स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और बेहद डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है हमारे ही सब्सक्राइबर ने। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सोनू बेटा, कहाँ हो सोनू? आंचल अपने 10 साल के बेटे सोनू को ढूंढती हुई आवाज लगा रही थी। सारा घर देख लिया लेकिन इस लड़के का कहीं कुछ पता नहीं है। आंचल परेशान होकर अखबार पढ़ते विनोद को बोली, सुबह से लगा होगा अपने दोस्तों के साथ खेलने में, आस पास ही होगा, आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं बेवजह परेशान नहीं हो रही विनोद, मैंने उसके दोस्तों से भी पूछ लिया, उनके साथ नहीं है सोनू। वो सब कह रहे थे कि वो तो आज गया ही नहीं उनके पास खेलने। इस बार आंचल थोड़ा रुआसू स्वर में बोली, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर देखकर आता हूँ। विनोद ने आंचल को दिलासा देते हुए कहा और अखबार को वहीं टेबल पर रखकर बाहर चला गया। आंचल की नज़र अचानक ही अखबार पर पड़ी जिसके ऊपर के पन्ने में अचानक शहर से बच्चे के गायब होने की खबर छपी थी। आंचल इस खबर को पढ़कर और भी ज्यादा परेशान हो गई। क्या हुआ, कुछ पता चला? आंचल ने विनोद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में विनोद ने सर हिलाकर नहीं कहा। ये देखते ही आंचल फूट फूट कर रोने लगी। विनोद ने उसे संभालते हुए कहा, परेशान मत हो, हमारा सोनू आ जाएगा। विनोद, कहीं किसी ने उसका किडनैप तो नहीं किया? मैंने आज अखबार में देखा शहर से बच्चे अचानक गायब हो रहे हैं। कौन कर रहा है ये सब? आंचल थोड़ी गंभीर होते हुए बोली। अगर ऐसा होता तो फिरौती के लिए फोन तो आता ना, अब तक नहीं आया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, विनोद समझाते हुए कहता है। कल वो नए कीबोर्ड को लेकर बहुत खुश था और हाँ, मैंने देर रात उसके कमरे में खटखट की आवाज़ भी सुनी और मैंने सोनू को कहा भी कि बहुत देर हो गई, सो जाओ। थोड़ा सोचते हुए आंचल ने कहा, फिर क्या हुआ था, याद करो। विनोद ने ऐसे आंचल से आगे पूछा जैसे उसे कोई सुराग मिल गया हो। फिर शायद वो सो गया क्योंकि आवाज़ आनी बंद हो गई तो मैं भी सो गई। फिर मैंने सुबह से एक बार भी सोनू को नहीं देखा। कहते हुए फिर से आंचल फूट फूट कर रोने लगी। चलो फिर से कमरे में देखते हैं, शायद कुछ पता चले। कहते हुए विनोद सोनू के कमरे की तरफ गया। ये कीबोर्ड कहाँ से आया? क्या तुमने उसे दिया? टेबल पर रखे अजीब से दिख रहे कीबोर्ड की ओर देखते हुए विनोद ने आंचल से पूछा। नहीं, मैंने नहीं दिया, ये उसे घर के बाहर कहीं से मिला जिसे वो कल ही लेकर आया और उसके लिए इस कीबोर्ड को लेकर इतनी खुशी की वजह से मैंने मना नहीं किया और रख लेने दिया। आंचल ने कहा, फेंको इसे, पता नहीं क्यों तुमने रख लिया इसे, कितना अजीब है ये। कहते हुए विनोद ने जैसे ही कीबोर्ड को फेंकने के लिए उठाया तो उसमें से आवाज आने लगी, मम्मी मम्मी, पापा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ इसके अंदर। कीबोर्ड से सोनू की आवाज़ सुनकर विनोद और आंचल और अधिक घबरा गए। आंचल ने सोनू को आवाज़ लगाते हुए पूछा, कहाँ हो, दिख क्यों नहीं रहे? मम्मी, मैं इस कीबोर्ड के बटन में हूँ, मम्मी प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, सोनू ने कीबोर्ड के अंदर से कहा। बेटा, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? हम तुम्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं? क्या तुम कुछ बता सकते हो? विनोद ने कीबोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। विनोद और आंचल परेशान हो गए थे लेकिन उन्हें कोई
रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे कि सोनू को उस कीबोर्ड से निकाल सके। विनोद ने सोचा शायद इस कीबोर्ड में ही यहाँ से निकलने का कोई राज छुपा हो और कीबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया तो सोनू की आवाज़ आई, नहीं पापा, आप इसे मत टच कीजिए, नहीं तो आप भी अपने नाम के अक्षर वाले बटन में कैद हो जाएंगे। विनोद कुछ देर सोचने के बाद बोला, अच्छा सोनू, क्या तुम्हें याद है कि पहले तुमने इस कीबोर्ड पर कौन सा बटन प्रेस किया था और कौन से बटन को दबाने के बाद तुम कैद हुए? जरूर किसी एक बटन से ही तुम कैद हुए होगे और ये बात पता होनी चाहिए हमें कि आखिर वो बटन कौन सा है। पापा, मैं कुछ टाइप कर रहा था इसलिए वो बटन कौन सा है ये मैं भी नहीं जान सका और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। सोनू ने कीबोर्ड में से कहा, क्या टाइप कर रहे थे तुम? कुछ तो याद करो, कुछ तो याद करके बताओ। क्या कोई बुक से देखकर टाइप कर रहे थे या कोई पेपर टाइपिंग? विनोद ने फिर से सोनू से पूछा। पापा, मुझे इस कीबोर्ड के साथ ही एक पेपर का टुकड़ा भी मिला था जिस पर कुछ बड़ा लिखा था और उसके पीछे के पन्ने पर इसे टाइप करो लिखा था। कौन सा पेपर का टुकड़ा? अब कहाँ है वो पेपर का टुकड़ा? विनोद सोनू की बात सुनकर हरकत में आ गया और टेबल पर ढूंढने की कोशिश करते हुए बोला, पापा, वो अब वहाँ नहीं है, आप मत ढूंढिए उसे। सोनू की आवाज़ से निराशा साफ झलक रही थी। बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं यहाँ ना ढूंढूं? अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो पेपर? विनोद अब सोनू की बातों से परेशान हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोला, क्योंकि अब सोनू को बचाने के लिए जो भी करना होगा उसे ही करना होगा। आंचल तो सोनू की आवाज़ कीबोर्ड के अंदर से सुनकर ही बेहोश हो गई। पापा, वो पेपर वहाँ है जहाँ मैं हूँ। सोनू घबराते हुए बोला। तो फिर पढ़कर बताओ उसमें क्या लिखा है? विनोद हड़बड़ाता हुआ बोला। पापा, मैं नहीं पढ़ सकता, सोनू ने जवाब दिया। सोनू, तुम क्या कह रहे हो? ठीक से बताओ, तभी मैं तुम्हें वापस ला सकता हूँ। विनोद अपने सर पर परेशान होते हुए तेजी से हाथ फिराते हुए सोनू से कहता है, पापा, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ सामने एक बंद दरवाज़ा है और जब मैं कैद हुआ था तब मैंने वो पेपर को पकड़ रखा था, इसलिए वो भी मेरे साथ ही यहाँ आ गया, लेकिन फिर यह मेरे हाथ से छूट गया और उड़कर दरवाजे के उस पार चला गया। जब मैं यहाँ आया था तब ये दरवाज़ा खुला था, फिर पेपर के जाने के बाद अपने आप ही बंद हो गया। सोनू ने एक सांस में ही सब बोल दिया। तो फिर तुम उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो और वो पेपर ले आओ, विनोद ने सोनू से कहा। नहीं पापा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। दरवाजे के उस पार से बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। पापा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, आप मुझे यहाँ से ले जाइए, सोनू रोता हुआ बोला। विनोद काफ़ी देर तक सोचने के बाद मन में कहता है कि सोनू को बचाने का अब एक ही तरीका है कि मुझे भी इस कीबोर्ड के अंदर जाना होगा। और फिर विनोद कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। कुछ देर के बाद विनोद भी उस कीबोर्ड में कैद हो गया और उसके सामने भी एक दरवाज़ा था, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद नहीं था बल्कि खुला था। इधर सोनू को उसके पापा का कोई जवाब नहीं मिलने से वो बहुत डर गया और रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ विनोद को आने लगी, जिससे वो ये समझ गया कि कैद होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। सोनू, रो मत बेटा, तुम्हारे पापा आ रहे हैं तुम्हारे पास, तुम रोना नहीं, विनोद ने रोते हुए सोनू से कहा। विनोद ने सोनू को चुप कराकर अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। उस दरवाजे के पार घना अंधेरा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे के अंदर जाते ही वो बंद हो गया और अब
उसके सामने एक घना जंगल था जहाँ से अजीब आवाज आने लगी। लेकिन विनोद बिना डरे आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि जंगल से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब विनोद उस रोशनी के पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि वो रोशनी एक अजीब से दिख रहे जानवर की आंखों से आ रही थी। उस जानवर का मुंह एक भेड़िए के जैसा था और शरीर किसी शैतान की तरह। उसकी एक लंबी पूंछ भी थी जिस पर चारों तरफ मोटे मोटे पेड़ों की टहनी जैसे कांटे लगे थे, जिससे वो शिकार को पकड़कर खा रहा था। और वो अपनी आंखों का प्रयोग शिकार को आकर्षित करने के लिए कर रहा था। विनोद ने देखा कि एक बड़े से बकरे का आकार का जानवर को वो बहुत बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहा था और साथ ही एक डरावनी आवाज निकाल रहा था जिससे पूरा जंगल गूंज रहा था। विनोद ये सब एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था और उसकी नजर से बचकर भागने की सोच रहा था कि तभी वो जिस पेड़ पर छिपा था उसमें हरकत होने लगी। विनोद घबरा गया, उससे दूर हट गया, जिससे उस अजीब से जानवर की नजर विनोद पर पड़ गई और वो विनोद की तरफ अपने कांटेदार पूंछों से वार करने लगा। इससे पहले कि विनोद उस जानवर से बचता, वो पेड़ सा दिखने वाला जानवर जिसे पेड़ समझकर विनोद छुपा था, उस अजीब से जानवर के दो टुकड़े कर देता है, जिससे उस जानवर की चमकदार आंख बाहर निकलकर विनोद के पास लुढ़क कर आ गई। विनोद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो बुत की तरह एकदम चुपचाप खड़ा था और उस अजीब जानवर की आंख उसके पैरों के पास पड़ी थी। उस पेड़ वाले जानवर ने अजीब जानवर के टुकड़े से बह रहे नीले रक्त को अपने जबड़े में डालने लगा। अब विनोद को समझ आ गया था कि वो पेड़ सा दिखने वाला जानवर असल में रक्त पीने वाला पेड़ है। वैसे तो वो अपनी जगह से जा नहीं सकता था, लेकिन अपनी मजबूत टहनियों की मदद से मुझ तक पहुंच सकता है। विनोद सोच ही रहा था कि अचानक पेड़ की टहनियां उसकी तरफ बढ़ने लगी। विनोद उस अजीब से जानवर की आंख उठाकर भागने लगा, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था और इन आंखों की मदद से उसे रास्ता ढूंढने में आसानी होगी। विनोद भागता हुआ उस पेड़ की टहनियों से दूर निकल गया, लेकिन अब आगे उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो भागता हुआ एक ऊंची जगह पर पहुंच गया, जिसके आगे खाई और पीछे वो जंगल था जहां से भागकर आया था। विनोद इससे पहले कि कुछ सोच पाता, उसका पैर फिसल गया और वो खाई में जा गिरा। खाई में गिरकर वो एक बंद कमरे के पास पहुंच गया। उसके पास जो आंख थी उसकी रोशनी से उसे उस दरवाजे के पास एक पेपर का टुकड़ा दिखा। वो समझ गया कि हो ना हो ये वही पेपर तो नहीं। उसने उस पेपर को उठाकर देखा जिस पर लिखा था, इसे टाइप करो। अब वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला। अब विनोद सोचने लगा कि क्या करें, कैसे इस दरवाजे को खोलें। बिना उस पार जाए वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था। विनोद परेशान होकर अपना बायां हाथ कमर पर और दायां हाथ ठोड़ी पर रखकर इधर उधर टहलते हुए सोचने लगा। तभी उसे दरवाजे पर दो आंखों का आकार दिखा, जो कि खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताला हो। फिर विनोद को याद आया कि उसके पास उस अजीब से जानवर की दो आंखें हैं, कहीं ये इस दरवाजे की चाबी तो नहीं। फिर उसने बिना देर किए झट से अपनी जेब से उन आंखों को निकाला और दरवाजे पर बने उस आंख के आकार में लगा दिया। आंख लगते ही दरवाजा खुल गया। जब वो दरवाजा खुला तो उसने देखा कि उस पार दो और दरवाजे थे। उसने सोचा कि अब वो क्या करे, कौन से दरवाजे को खोले और कैसे। फिर उसे याद आया कि सोनू उसे सुन सकता है, तो पहले आवाज लगाकर पता कर सकता है कि सोनू इसमें से किस दरवाजे के पीछे है या नहीं। सोनू बेटा, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विनोद आवाज लगाता है। हाँ पापा, लेकिन आपकी आवाज
मुझे बहुत नजदीक से आ रही है। क्या आप यहाँ आ गए हो? सोनू की आवाज आई। हाँ बेटा, मैं आ गया हूँ, तुम घबराना नहीं, हम दोनों यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे, विनोद ने सोनू से कहा। विनोद बहुत उम्मीद से एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, जिसमें से उसे लगता है कि उसने सोनू की आवाज सुनी थी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला तो उसने सोनू से दरवाजे को खोलने को कहा। पहले तो सोनू मना करता है, फिर बाद में विनोद के समझाने पर खोलता है तो उसे वहाँ उसके पापा नहीं मिलते हैं, बल्कि उसके सामने वही कीबोर्ड था जो वो कल घर लेकर आया था। बस फर्क इतना था कि ये कीबोर्ड उसके घर वाले से बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कोई भी आराम से उसके बटन में खड़ा हो सकता था। सोनू वहाँ अपने पापा को ना पाकर वापस भागने की सोचता है, लेकिन वो जिस दरवाजे से आया था वो बंद हो चुका था और वो अपने नाम के लेटर एस पर खड़ा था। वो जैसे ही वहाँ से हटने की कोशिश करता तो वो एस लेटर तेजी से हिलने लगता, जिसके कारण वो वहीं पर खड़ा हो गया। वहाँ विनोद एक दरवाजा नहीं खुलने से परेशान हो गया और सोनू को खोलने को कहने पर भी नहीं खुला तो वो फिर से सोनू को आवाज देने लगा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। पर दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके खोलने से पहले ही दरवाजा अपने आप ही खुल गया और एक तेज हवा के झोंके से वो कीबोर्ड के बटन के ऊपर पहुंच गया, जो कि उसके नाम के पहले लेटर बी था। फिर जब वो आगे मुड़ा तो उसे एस बटन पर सोनू दिखाई दिया। जब तक सोनू ने भी विनोद को देख लिया था। बेटा घबराना नहीं, पापा आ गए हैं, अब हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे, विनोद ने सोनू से कहा। विनोद जैसे ही सोनू के पास जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता तो वो बटन जिस पर विनोद खड़ा था वो डगमगाने लगा। तो सोनू ने बताया कि इस तरह से उसने भी कोशिश की तो उसके साथ भी यही हुआ। अब विनोद सोचने लगा कि कैसे यहाँ से जल्दी निकले। उसे एक बात समझ में आ गई थी कि ये सब कीबोर्ड से स्टार्ट हुआ था तो खत्म भी इसी से होगा, लेकिन कैसे ये नहीं पता था। बहुत सोचने के बाद विनोद ने सोनू से कहा कि हमें किसी भी तरह से इंटर बटन पर जाना होगा, क्योंकि हमने टाइप तो कर लिया था लेकिन इंटर बटन को प्रेस नहीं कर सकते थे, शायद इससे कोई रास्ता निकल आए। फिर विनोद ने सोनू से एक सांस में ही उस बटन तक भागकर जाने को इशारा किया और दोनों तेजी से हिलते डुलते बटनों के बीच ही भागने लगे। ये बटन इतनी ऊंचाई पर था कि उसके चारों तरफ खाई जितनी गहराई थी। विनोद एक बटन से दूसरे बटन तक कूदता हुआ इंटर बटन तक जैसे ही पहुंचा, बाकी के बटन अपने आप ही खाई में गिरने लगे, जिसके कारण सोनू को एंटर बटन तक आने में बहुत परेशानी होने लगी। सोनू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका बटन एक एक करके गिरते जा रहा था और जब वो आखिरी बटन तक पहुंचा तो अचानक ही उसका वो बटन जिस पर सोनू खड़ा था गिर गया और सोनू की एक जोरदार चीख के साथ सब शांत हो गया। ये देखकर विनोद की हिम्मत टूट गई और वो एंटर बटन पर घुटने के बल दम से बैठ गया और सर पर हाथ रखकर रोने लगा। तभी उसे सोनू की आवाज आई, पापा मुझे ऊपर खींचो, मैं यहाँ हूँ। सोनू की आवाज ने मानो विनोद के शरीर में जान डाल दी। वैसे तो वो झट से खड़ा हो गया और सोनू को आवाज लगाता हुआ बटन के आखिरी छोर पर आया तो देखा सोनू किसी तरह उस बटन के छोर पर लटका हुआ था। फिर विनोद ने सोनू को जल्दी देखकर खुशी से अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछे और सोनू को खींचकर ऊपर ले आया और जोर से गले लगा लिया। फिर वो एंटर बटन दोनों के प्रेस करने पर धीरे धीरे गायब हो गए और वो कीबोर्ड भी गायब हो गया। अब सोनू और विनोद दोनों कमरे में थे। इस अचानक होने वाली घटना की वजह से सोनू बेहोश हो गया, जिसे बाद में विनोद ने बिस्तर पर सुला दिया और उस रहस्यमय कीबोर्ड को घर से दूर कूड़े में फेंक आया। अगली सुबह जब सोनू जागा तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पता है मैंने न कल एक बहुत
रोमांच और डरावना सपना देखा जिसमें मैं एक रहस्यमय कीबोर्ड में कैद हो गया था। फिर पापा ने वहां आकर मुझे बचाया। मेरे पापा मेरे सुपर हीरो हैं, है ना पापा? सोनू की बात सुनकर विनोद मुस्कुरा दिया तो आंचल ने कहा, दिन भर धमा चौकड़ी करेगा और रात में उल्टे फुलटे सपने देखेगा, बस पापा को ही हीरो बनाएगा। हा हा हा। तुम्हें इसके सपने से परेशानी है या इसके सपनों में मेरे हीरो बनने से? विनोद ने आंचल को चिढ़ाते हुए कहा। विनोद की बात से फिर दोनों हंसने लगे। फिर विनोद ने सोनू से कहा कि कभी भी किसी भी अनजान चीज को घर नहीं लाना, उसे जो भी चाहिए अपने पापा या मम्मी से कहे। सोनू ने हमेशा इस बात को मानने की बात कही और फिर अपनी धुन में खेलने लगा। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।